हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार सीसी का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 16 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो और पहले क्या कीजिएगा, खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और 40 में कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए रहा आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 कहता है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र आपको बताने हैं कि अणुसूत्र होता है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला आपका Na2PO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। ये डेटाबेस है, मतलब आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर आपका कौन होगा। तो देखा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सोडियम की परमाणु द्रव्यमान 23 दे रखा है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या बताना। तो मोलों की संख्या बताने के लिए क्या किया जाता है, जो द्रव्यमान ग्राम में दे रखा होता है उसको ऊपर 46 को ऊपर रखेंगे, और सोडियम का जो परमाणु भार जो 23 दे रखा है इसको हम नीचे रखेंगे, और उसके बाद इसको डिवाइड 23 से कितना बार में जाएगा, ये तो 2 बार में जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का 2 हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नंबर आपका 4, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन मिश्रण है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखा जाए तो यहाँ पर देखिए बारूदी आपको दे रखा है, ये क्या है मिश्रण है, क्या है मिश्रण है। अब बारूद ये किसका किसका मिश्रण, तो इसमें सल्फर होता है, कोयला होता है यानी कोल होता है, और सोरा होता है, क्या होता है सोरे, तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है ना, बारूद याद रखिएगा। सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, क्या होता है KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट को एक और नाम सॉल्ट पीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद है सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी चूना पत्थर की अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जान ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये अमोनिया हो गया NH3, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा छोटा सा क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, ये 9th क्लास का क्वेश्चन लिया गया है, 9th क्लास के बुक का। ठीक है, बताइए खड़िया क्या आपका, खड़िया इसमें से क्या मिश्रण तत्व यौगिक या उपधातु, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो खड़िया बताइए, खड़िया का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। खड़िया क्या आपका कंपाउंड है, यौगिक है। अब खड़िया बोलते हैं किसको, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला, यानी चौक बोल सकते हैं, जो चौक होता है जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जाता है चौक, वही होता है खड़िया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, खड़िया क्या आपका यौगिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है, कौन कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो टूथपेस्ट, रक्त और कुहासा जो है ये कोलाइड विलयन का उदाहरण लेकिन आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो खड़िया जल जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अगर कोलाइड विलयन का कार की अगर हम बात करता हूँ तो इसका कार 10⁻⁻5 से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका आकार अगर देखा है तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के बीच होता है, याद रखिए किसका, कोलाइड विलयन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ये भी 9th क्लास के बुक से लिया गया NCERT। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि ये फ्यूचर में क्या होता है, खत्म हो सकता है, यानी समाप्त हो सकता है। ठीक है, और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होती है कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वायु यानी हवा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से राइट आंसर आपको हो गया यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में जल उपस्थित से क्या नियमित होता है, इससे क्या रेगुलर मतलब कंट्रोलिंग रहता है मानव शरीर में जब वाटर होता है तो यहाँ पर राइट आंसर देखा है तो आपका ये हो जाएगा, शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, शीशा किस प्रकार का प्रदूषण है। शीशा जो किस प्रकार का प्रदूषक होना चाहिए, किस प्रकार का प्रदूषक बताइए, जल प्रदूषक, मिट्टी प्रदूषक, वायु प्रदूषक या क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये वायु प्रदूषक। याद है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ आगे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन बताने के इनमें से कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए वायु होगी आपका, वायु, जल और पवन जो है, वन जो है, ये तीनों का तीनों क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन यहाँ पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है और एक समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, कक्षा के ऊर्जा स्तर क्या होता है, नाभिक से दूर जाने पे बढ़ता है, नाभिक से दूर जाने पे समान रहता है, नाभिक से दूर जाने पे घटते हैं, या इनमें से कोई। तो याद रखिएगा जैसे जैसे हम ये अगर मान लीजिए सेंटर हो गया, ये ऑर्बिट है, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नाभिक से दूर जाने पर क्या होता है, ऊर्जा स्तर क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर सेल की बात करें, अगर हम फर्स्ट सेल इसको मानते थे के से स्टार्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, के एल एम इस तरह से होता है। और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होते हैं, तो एक फार्मूला होता है 2n² के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ n क्या होता है, कक्षा की संख्या ने ऑर्बिट का संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए, आ गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो याद रखिए किसी भी कक्षा में 2n² के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर हम प्रथम n का मतलब क्या हमने बताया अभी थोड़ा देर पहले, n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या, ऑर्बिट की संख्या होता है। अगर हम n = 1 लेते हैं तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर n = 2 लेते हैं, 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से ऑर्बिट में बताया जाता है कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 9 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, 2n² इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है, किस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हमेशा ये उत्तर दिशा में क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 बताइए, 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। ये गलत है। जब विद्युत धारा किसी वायर से पास करता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, जिसको ऑस्टेड ने सबसे पहले बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या गॉस हो जाएगा। अब गॉस चुंबकीय क्षेत्र क्या, सीजीएस मात्रक। याद रखिए सीजीएस क्या है, मात्रक याद रखिए। अगर इसका ऐसे मात्रक की बात करें तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। अगर हम गॉस और टेस्ला के रिलेशन की बात करें तो 1 टेस्ला = क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। या अगर उल्टा पूछेगा कि एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगर वही हम बात करते हैं यहाँ पे वेवर की अगर बात करते हैं तो ये चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे आपका क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वेवर हो जाएगा। एक होता है वेवर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी क्या होता है, इसी के बराबर होता है, 1 टेस्ला होता है। यानी वेवर पर मीटर स्क्वायर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। गॉस जो होता है यहाँ पर अभी हमने बताया चुंबकीय
क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। हर्ट्ज क्या फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। टेस्ला जो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकल चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन तांबा जो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तभी इससे पहले भी हम बताया था वीडियो में, विषुवत रेखा पूछा तो विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और ध्रुव पर नमन कोण कितना हो तो 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसकी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, इसको रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलिए 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फिनॉल एक कंपाउंड है, मतलब यौगिक है। तो किस तरह का यौगिक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एरोमेटिक यौगिक। याद रखिए, एरोमेटिक यौगिक। अगर आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है, तो बेंजीन होता है, जिसका फार्मूला C6 और H6 होता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर वही एलिफेटिक का पूछे कि एलिफेटिक का जन्मदाता कौन है, तो मीथेन होता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा आपका 21 को संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्केन भी कहा, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो आप n को क्या समझ सकते हैं, जहां बॉक्स इस तरह से बना हो समझिए कि वो n लिखा हुआ है। क्या है, n है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी CnH2n+2 यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम किस तरह का मोम कहलाता है। तो याद रखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पैराफिन मोम कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराफिन मोम कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि वायु में किसकी अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो। याद है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछा गया, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका डी, लेकिन यहाँ पर डी और बी दोनों होना चाहिए, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में देखिए इसका आंसर बताइए क्या होना। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया जो सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ बताइए कि यहाँ पर डी होगा या बी और डी दोनों होना। ये मेरे हिसाब से यहाँ पर डी होना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही निकलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 बताइए रसायनिकों का सम्राट यानी किंग किसे कहते हैं। बताना किंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि ऑक्सीजन और ओजोन, यानी ऑक्सीजन का O2 हो गया, ओजोन का होता है O3। आपको बताना है ये क्या है, एलोट्रॉप है, आइसोटॉप से, या आइसोमर से, या आइसोबार से। ठीक है, तो याद रखिए एलोट्रॉप से। क्या है, एलोट्रॉप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए, यहाँ पर ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है ये आपको बताएं। तो याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सड़ी मछली। जिस तरह से मछली सड़ने के बाद क्या होता है, स्मेल देता है, उसी तरह से ओजोन गैस में क्या होता है,
स्मेल होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि गंधक यानी सल्फर का अनुसूत्र आपसे पूछा जा रहा था, क्या हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। S8 होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व आपको बताने हैं। किसका प्रयोग किया था वल्कनीकृत करने के लिए रबर को? तो याद रखिए सल्फर का उपयोग किया था, यानी गंधक का, जिसका संकेत होता है एस होता है। इसके पर एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 16 होता है। द्रव्यमान संख्या 32 होता है। तो ये सब चीजें याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हरे शैवाल के कारण क्या होता है? चाय में लाल रस्ट रोग लग जाते हैं, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर किया करें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर, थोड़ा सा भी इससे फायदा हो रहा है तो। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है मिली बग किस फल से संबंधित है? मिली बग जो किस फसल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये सरसों में होता है। क्या होता है? सरसों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो कौन है इसके जन्मदाता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी डी ब्रिज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि समरूप अंग होते हैं। देखिए समरूप अंग क्या होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी बी हो जाएगा, यानी कार्य में समान। यानी कहने का मतलब समरूप अंग किसको कहते हैं? समरूप अंग किसे होते हैं? मतलब ऐसा अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो। बात समझ में? लेकिन उनकी जो रचना होता है वो उसमें चेंजिंग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम तितली, पक्षी और चमगादड़ की अगर हम बात करते हैं, तीनों का पंख जो उड़ने में कार्य करता है, देखने में भी एक समान लगता है, लेकिन उसकी बनावट, उसकी उत्पत्ति जो है अलग अलग ढंग से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समरूप अंग उसी को कहते हैं। तो राइट आंसर यानी कार्य में समान हो लेकिन सबका उत्पत्ति जो होता है अलग अलग तरीके से होता है, तो उसी को हम बोलते हैं समरूप अंग या एनालोगस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जिस तरह से समरूप अंग होता है उसी तरह से क्वेश्चन आता है समजात पे। किस पे आता है? समजात पे। देखिए यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34। ठीक उसका उल्टा होता है इसमें। क्या होता है? ठीक उसका उल्टा इसमें होता है। ठीक है ना, समजात अंग क्या होते हैं? जिसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रचना में समान होता है, रचना सभी को एक तरह से होता है, लेकिन सभी का कार्य जो क्या होता है इसमें अलग अलग होता है। सभी का कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इस तरह से समजात अंग और समरूप अंग को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि जीन क्या है? यकृत का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग या डीएनए का भाग। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डीएनए का एक क्या है? पार्ट्स यानी हिस्सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि रूबेडियम की सिंपल सा पूछा गया। देखिए सिंपल सा डेटाबेस है। रूबेडियम का परमाणु संख्या आपसे पूछा है, एटॉमिक नंबर आपसे पूछा है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी 37 क्या होता है? रूबेडियम का होता है। रूबेडियम कितना होता है? 37 होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, कि किस ब्लॉक में आता है, तो याद रखिए ये एस ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखिएगा एस ब्लॉक में यहाँ पर आता है। ठीक है, एस ब्लॉक में आता है यहाँ पर। अगर पूछा जाए कि रूबेडियम जो है किस पीरियड में आता है, तो 5 में आता है। ठीक है, बात समझ में आया? इसकी वैलेंसी कितना होता है? तो 1 होता है। तो ये सब चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा, किसका जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी, यानी ग्रेफाइट का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्लिपरी होता है, चिकना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कार्बन का प्रूफ होता है, याद है कार्बन के प्रूफ होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद डायमंड हो गया, याद रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। देखिए यहाँ पर नाम थोड़ा सा दे रखा है, क्षुदांत्र, बृहद्रांत, अमाशय और ग्रसिका। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अगर इंग्लिश में वर्ड लिखा होता है तो समझ में आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लंबा भाग वह क्षुद्रांत हो जाए, जिसको बोलते हैं छोटी आंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? छोटी आंत कहा जाता है, इसलिए इस नाम को भी याद रखिएगा, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, याद है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आपको बताना प्रतिध्वनि जो है वह सुनाई देती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखा है तो यहाँ पर राइट आंसर परावर्तन होगा। तो परावर्तन वाले कितने ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है? 1 2 3। तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आपका बी हो जाए ध्वनि का परावर्तन, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर हम प्रतिध्वनि की बात करते हैं, श्रोता और सुनने वाले के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम, यानी 16.5, लेकिन कहीं कि 17 मीटर भी लिखा रहता है। तो याद रखिएगा दोनों आपके कौन दे रखा है, दोनों तो एक साथ नहीं देगा, इसे ध्यान रखिएगा। 16.5 होता है, लेकिन कहीं कि 17 मीटर भी लिखता है। यानी श्रोता जहाँ से ध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है और सुनने वाले के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम? 16.5 या 17 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। अभी 9th क्लास का क्वेश्चन में, 9th क्लास का बुक का है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अभी बिहार पुलिस का में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 9th क्लास का बुक बुक में से उठाकर दिया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी प्रासरण इसका राइट आंसर हो जाए, यानी प्रासरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे किशमिश को दूध में क्या होता है, फूल जाता है ना, तो इसी का एग्जाम्पल प्रासरण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 40 MCQ जो साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, और उम्मीद करता हूं कि सेट नंबर 16 आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।